एक महिला एसडीएम बनकर अपने किसी रिश्तेदार की लड़की की शादी में बारात घर में दावत खाने के लिए जब जाती हैं तो वहाँ जो भी गेस्ट आए हुए थे उन सभी का वेलकम करती हैं और जो भी मेहमान लोग होते हैं उन सभी का स्वागत करती हैं और उस बारात घर में घूम करके वहाँ का जायजा ले रही थी। चारों तरफ भी घूम घूम करके देख रही थी यहाँ की व्यवस्था कैसी है। तभी उनकी नज़र एक वेटर पर पड़ जाती है जो सभी के लिए खाना परोस करके खिला रहा था। और एसडीएम साहब जब उस वेटर को देखती हैं तो वो एकदम से हिचक जाती हैं और आंखें उनकी खुली रह जाती हैं, घबरा सी जाती हैं और फिर वो कुछ बोल नहीं पाती, मौन रह जाती हैं। आखिर उनका क्या उसके साथ में रिश्ता था जो उस वेटर को देख करके एक एसडीएम चौंक जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल ये घटना आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक वेदपाल नाम का व्यक्ति रहता था जो अपनी खेती किसानी का कार्य करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़की जिसका नाम मुन्नी था और एक लड़का था जिसका नाम रवि था। उन दोनों बच्चों को वो स्कूल में पढ़ने के लिए बिठा देता है और खुद के खेती किसानी का काम करने लगता है। वो अपनी खेती किसानी का कार्य करके जो भी उसकी इनकम होती है, जो भी आय होती है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ती चली जाती है और वो दोनों बच्चे इंटर की परीक्षा दे करके इंटर में पास हो जाते हैं। फिर वेदपाल अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा देखो, अब हमारा शरीर उतना काम नहीं कर पा रहा है, हमारे ऊपर अब वृद्ध अवस्था आ रही है, इसलिए अब हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसलिए तुम पढ़ाई को छोड़ दो और हमारा सहयोग करो, खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटाओ, जिससे घर की स्थिति अच्छी रहे और जीविका सभी की चल सके। रवि अपने पिता की मजबूरी देख करके पढ़ाई को छोड़ देता है और उसकी बहन भी पढ़ाई को छोड़ देती है और 2 साल के बाद में वो पैसे को एकत्र करके मुन्नी की शादी कर देते हैं, यानी रवि अपनी बहन की शादी कर देता है। घर में अकेला रवि रह जाता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि मेरा तो अब बस नहीं रहा खेती किसानी का और ना ही मैं कर पाऊंगा, अब केवल तुम्हारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है। रवि अपने पिता की जगह पर खेती किसानी कार्य करने लगता है और इधर जब उसके पिता बुजुर्ग हो जाते हैं ज़्यादा, तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब ऐसा करो कि तुम भी शादी कर लो। मैं सोचता हूँ कि हमारे जीते जी अगर तुम्हारा विवाह हो जाए तो हमारी आत्मा संतुष्ट रहेंगी, नहीं तो हम तड़पते रहेंगे, ये विचार करते रहेंगे कि हमारा एक लड़का था वो भी शादी के लिए रह गया। अपने पिता की मजबूरी देख करके और उनके इस उदारता को देख करके रवि शादी के लिए राजी हो जाता है और उसके पिता वेदपाल एक अच्छा सा परिवार देख करके, एक अच्छी योग्य लड़की को देख करके रवि का विवाह कर देते हैं। रवि की जो पत्नी थी वो बहुत योग्य और संस्कारी पढ़ी लिखी लड़की थी जिसका नाम सुधा था। शादी को 15 दिन हुए थे तभी रवि अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने गांव के लड़कों के साथ में शहर में काम करने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि अब घर में पत्नी आ गई है, माँ बाप की देख रेख करती रहेगी, अब मुझे घर रुकने की क्या ज़रूरत है, पत्नी ना होती तब मैं घर रह करके माँ बाप की सेवा करता। अब रवि अपनी पत्नी को और माँ बाप को घर छोड़ करके शहर में काम करने चला जाता है और एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि रवि कि नैन वहीं एक फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की से लग जाते हैं और फिर वह घर आने का नाम नहीं लेता। रवि की पत्नी जो सुधा होती है वो बार बार फोन करती है कि देखो ऐसे कोई नहीं करता, भला 15 दिन नहीं हुए थे शादी को और तुम हमें छोड़ करके चले गए, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? अरे हमारी छोड़ो, क्या तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? ना तो तुम माँ बाप से मिलने आते हो ना हमसे मिलने आते हो, कम से कम 6 महीने तो रुकते। अरे हमारे हंसी खुशी से खेलने के दिन हैं, जिंदगी में यही 4 दिन आते हैं एक दूसरे को साथ रहने के, लेकिन वो भी तुम हमें अकेला छोड़े हो और खुद परदेश में पड़े हो, तो फिर जिंदगी में जिंदगी जीने का आनंद ही क्या है? इसलिए घर आ जाओ और कुछ दिन के बाद फिर चले जाना।
लेकिन अपनी पत्नी की एक बात रवि नहीं सुनता और वो कंटिन्यू शहर में बना रहता है। धीरे धीरे ये स्थिति हो जाती है कि रवि ना तो फोन करता है और ना अपने माँ बाप की सुध लेता है, ना अपनी पत्नी की सुध लेता है। 2 वर्ष बीत जाते हैं। रवि की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने मायके वालों को सारी स्थिति बता देती है कि रवि हमें मालूम पड़ता है किसी और लड़की के अफेयर में पड़ गया है। इस वजह से ना तो वो अपने माँ बाप की सुध ले रहा है और ना हमारी सुध ले रहा है। शादी के 15 दिन के बाद वो हमें छोड़ करके शहर चला गया। ना तो कोई पैसा भेजता है घर, ना आता है, ना कुछ नहीं करता। अब भला हम घर पर रह करके क्या करें। तब वह अपने भाई को बुला करके सुधा अपने मायके चली जाती है और अपने मायके वालों से कहती है कि देखो हमारा अब दिल नहीं लग रहा है, अब हमारा मूड टेंशन में रहता है, अब हमारा एडमिशन करवा दो, हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उसका भाई भी अच्छा था, उसने कहा ठीक है बहन, पढ़ाई में तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी। और वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता है, फिर वो ग्रेजुएट करने लगती है। रवि के माता पिता का देहांत भूख की वजह से तड़प तड़प के हो गया। ना तो कोई उन्हें पानी देने वाला था, ना खाना देने वाला था, ना कोई नहलाने वाला था। बुरी तरह से वो बेचारे भूख प्यास से तड़प करके मर गए। रवि के माँ बाप का देहांत हो जाता है। तब उसके गांव वाले रवि को फोन करते हैं कि रवि, तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं और तुम्हारी पत्नी मायके जा चुकी है और वो तुम्हें बुलाती रही, तुम नहीं आए, तुमने अपने माँ बाप का भी ध्यान नहीं रखा, अब ये मर चुके हैं, आओगे या नहीं आओगे। तब रवि आता है और अपने माँ बाप का दाह संस्कार करने के बाद पुनः फिर चला जाता है। इधर तो सुधा अपने कॉलेज की पढ़ाई करने लगती है, लेकिन रवि ये सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से छुटकारा पा लूं, तब मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूं और जो मेरे साथ काम करती है, मैं इसी से शादी कर लूंगा। तब रवि अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूं और फिर तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। रवि अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है और फिर उनका रिश्ता टूट जाता है। वो उस लड़की के साथ शहर में उस कंपनी में काम करती थी, उसके साथ रहने लगता है और सुधा जो रवि की पत्नी थी वो कॉलेज में अपनी ग्रेजुएट पढ़ाई करने लगती है और यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। वो सोचती है कि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर अच्छी पढ़ाई करूं, ऐसे माँ बाप के सर पर कब तक बोझ बनी रहूंगी, कुछ बन जाऊंगी तो माँ बाप का भी नाम रोशन होगा और मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। ये विचार करके वो यूपीएससी की तैयारी करती है और फिर कड़ी मेहनत के बाद 2 साल के बाद में वह एसडीएम पद पर नियुक्त हो जाती है। उसके बाद वो उसी शहर में पहुंचती है जहां रवि जिस शहर में वो काम कर रहा था, फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस लड़की के साथ रह रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी एसडीएम के कोई रिश्तेदार थे, उनकी लड़की की शादी थी लॉन में और वह दावत खाने के लिए उस बारात घर में जब जाते हैं तो वहाँ जो भी मेहमान लोग आए हुए होते हैं और जो भी रिश्तेदार होते हैं उन सभी का वो वेलकम कर रही थी और चारों तरफ घूम घूम करके जायजा ले रही थी, देख रही थी। तभी उनकी नज़र एक वेटर पर पड़ जाती है और उस वेटर को देख करके एसडीएम साहब चौंक जाती हैं। वो वेटर कोई और नहीं था, वही रवि था जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और उस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। एसडीएम साहब जब उसको देखती हैं तो बड़े हैरत में पड़ जाती हैं, लेकिन उस समय तो सभी लोग थे, वो कुछ नहीं कह पाती और ना कुछ बोल पाती हैं। तभी वो चुपचाप इशारे में बुला करके एक रूम में ले जाती हैं और वहाँ बैठ करके उससे बात करती हैं कि ये बताओ कि यहाँ तुम वेटर का काम कब से करने लगे और फिर तुम तो शहर में रहते थे, कभी घर ही नहीं जाते थे और बहुत अच्छा पैसा पैदा कर रहे थे, तुम्हारा मन बहुत अच्छी तरह से शहर में लगा हुआ था, लेकिन आज ये वेटर का काम करने की नौबत कहाँ से आ गई। अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर के रवि जो होता है बुरी तरह से रोने लगता है और अपनी पत्नी के हाथ जोड़ने लगता है। कहने लगा कि मैंने हीरे की परख ही नहीं थी मुझ में और मैंने हीरे को कांच समझ करके फेंक दिया और जो कंकड़ था उसे हीरा समझ करके रख लिया। उस कंकड़ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि शादी होने के 15 दिन के बाद मैं जब शहर चला आया तो यहाँ एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई थी, प्रेम हो गया था।
वो लड़की भी मुझे बहुत चाहती थी और मैं जो भी पैसा एकत्र करता था उस लड़की को देता था और एक ही रूम पर हम दोनों रहते थे। जब हमारा बहुत सारा पैसा हो गया, 5 लाख रुपए हमारा एकत्र हो गया कमाई करते करते, एक दिन वो लड़की उस पैसे को लेकर के भाग गई। ना तो उसका फोन लगता है, ना उससे कोई संपर्क होता है, ना उसका कोई एड्रेस है। अब मेरे पास केवल जो कपड़े पहने हुए था उसके अलावा कुछ नहीं बचा, बिल्कुल तबाह हो चुका था। और इधर कंपनी भी वो बंद हो गई, अब मैं उसमें नौकरी भी मुझे नहीं मिली। लेकिन मेरे पास पैसा ना होने के कारण मैं अच्छी नौकरी नहीं कर पाया, ना कोई व्यवस्था मेरे पास हो पाई। तो मैंने अपने पेट पालने के लिए, घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो पेट पालने के लिए, रोटी खाने के लिए और कुछ किराए के लिए पैसा करने के लिए यहाँ वेटर बन करके काम करने लगा हूँ। सुधा कहती है कि मैंने तुमसे इतनी प्रार्थना की, इतनी विनती की कि घर आ जाओ, तुम्हारे माँ बाप भूखे प्यासी तड़प तड़प करके मर गए, तुम्हें तरस नहीं आया। जिस लड़की के खातिर तुमने अपने माँ बाप की ख्वारी कर दी, हमारी ख्वारी कर दी, हमारी तरफ नहीं देखा, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन तुमने आज तक घर की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, जिसके चक्कर में तुमने अपना परिवार त्याग दिया, अपने माँ बाप को खो दिया, पत्नी को खो दिया, वही लड़की तुम्हें लात मार करके भाग गई और बर्बाद करके चली गई। पत्नी के मुख से ये बात सुनकर के रवि उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। सुधा कहती है कि हमारे पैरों में गिर करके हमें और ज़्यादा नीचा मत दिखाओ, क्योंकि हम तो पहले ही तुम्हारे बहुत ज़्यादा प्यार में दुखे हुए हैं। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि शादी होने के बाद हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से पति के साथ कटेगी, लेकिन तुमने तो हमारा जीवन नरक ही बना दिया था। अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्या यही बेटरगिरी करोगे या फिर गांव जाओगे या फिर कुछ और करने का विचार है? तब वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आप तो एसडीएम हैं और फिर मेरी आपके सामने औकात क्या है जो मैं आपसे कुछ कह सकूं? अब तो केवल आपकी चलेगी, जो आप कहेंगी वही होगा। सुधा कहती है कि देखो, इसमें पति पत्नी के बीच में एसडीएम और पद और गुरूर कुछ नहीं होता है। ये तो रिश्ता पति पत्नी का एक प्यार पे टिका होता है, एक विश्वास पर टिका होता है। लेकिन तुमने ना तो प्यार रखा ना विश्वास रखा। उस लड़की के चक्कर में जिसके खातिर तुमने सब कुछ त्याग दिया, वही तुमको त्याग करके चली गई। साथियों, बिल्कुल सत्य बात है कि किसी बाहर के व्यक्ति पर तुम अगर आंख मूंद करके विश्वास करोगे, आंख बंद करके विश्वास करोगे, तो वो तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा दे सकती है, दगा कर सकती है कि इसके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। अब रवि बार बार रोने लगता है और उसको रोता हुआ देख करके सुधा अपनी कौली में भर लेती है और वो जेठ भर करके वो भी रोने लगती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत बुरा किया जो अपने माँ बाप को खो दिया, और हम तो चलो तुम्हारे सामने मिल गए, अगर नहीं मिलते तो पता नहीं हम कहाँ होते, तुम कहाँ होते। तब रवि कहता है कि अगर आपके दिल में हमारे प्रति अगर कोई जगह हो तो हमें अपना नौकर ही बना लीजिए, अपने यहाँ पर चपरासी रख लीजिए। अब मैं आपके यहाँ काम करता रहूँगा, आप जो कहेंगी वो करूँगा। शपथ खाता हूँ मैं कि जो भी आप बताएंगी वही काम करूँगा, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करूँगा, जीवन में कभी गलत कदम नहीं उठाऊँगा। ये प्रायश्चित कर रहा हूँ और कसम खा करके तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तब सुधा कहती है कि देखो, रही बात नौकरी की और चपरासी की, तो मैं चाहे एसडीएम हूँ, चाहे डीएम बन जाऊँ, चाहे मुख्यमंत्री बन जाऊँ, चाहे और जज बन जाऊँ, लेकिन पति के सामने पत्नी हमेशा छोटी ही रहती है। तलाक हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एसडीएम बन गई तो तुम्हें मैं चपरासी बना करके रखूँ या अपना काम करवाऊँ या झाड़ू पोंछा करवाऊँ। ये पत्नी का धर्म नहीं होता है। एसडीएम तो केवल मैं दफ्तर में रहती हूँ, लेकिन उसके बाद तो मैं तुम्हारी पत्नी ही बन करके रहूँगी। इसलिए आज से तुम बेटरगिरी छोड़ दो और मेरे साथ चलो। अगर तुम्हारी प्रायश्चित करने की इच्छा है और तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो जिंदगी में कभी गलत कदम मत उठाना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ और हम अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। रवि रोने लगता है और हाथ जोड़ता है कि धन्यवाद है आपका जो आपने हमें एक मौका दिया। और रवि को लेकर के वो अपने शहर चली जाती हैं, अपने गांव चली जाती हैं और पुनः भगवान को साक्षी मान करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देती हैं। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को भावुक करना नहीं है, किसी को उकसाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद केवल इतना है कि जो लोग
अपनों को छोड़कर गैरों पर विश्वास करने लगते हैं, अनपरिचित व्यक्ति को सब कुछ दे बैठते हैं और अनपरिचित के चक्कर में अपनों को भूल बैठते हैं। उन लोगों की क्या दशा होती है, उन लोगों की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। बस उन्हीं लोगों के लिए कहानी बहुत काम की है। आशा करेंगे कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और अपने घर परिवार में सभी को सुनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आते रहें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।